बच्चों, आज हम इतिहास के पाठ 7 मौर्यकालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले का जो पाठ था जनपद और महाजनपद, उसमें हमने देखा था कि जो मगध के राजा थे, नंद राजा, उन्होंने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना राज्य जो है स्थापित कर लिया था। मगध के नंद राजा काफ़ी अत्याचारी थे, जिसके लिए चाणक्य ने प्रण लिया था कि नंद राजा के साम्राज्य का अंत कर देगा। इसके लिए उसने अपने जो शिष्य है चंद्रगुप्त मौर्य, उसको शिक्षित करके साम्राज्य नंद राजा का जो साम्राज्य है उसका अंत किया और मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। इसमें 2 मुद्दे हैं मुख्य रूप से, यूनानी सम्राट सिकंदर का भारत पर आक्रमण और मौर्य साम्राज्य। तो हम सबसे पहले यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र है ये ईरान के राजा साइरस का चित्र है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बगल में ही, ठीक उसके बगल में ईरान जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। साइरस का जो साम्राज्य था वो पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तथा अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। तो ये जो पश्चिमोत्तर है, भारत, पाकिस्तान पहले भारत में ही आता था, ईरान, इजिप्ट और यहाँ पे नीचे अगर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके इजिप्ट तक फैला हुआ था। ये जो चित्र देख रहे हैं ये दारियुश नामक सम्राट का है। ईसा पूर्व 518 के लगभग ईरान के दारियुश नामक सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया था। तो ये जो पाकिस्तान है, पंजाब का जो क्षेत्र है वो दारियुश नामक सम्राट ने जीत लिया था। दारियुश ने इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करवाया था। तो उस क्षेत्र के जो भी सैनिक थे उनकी भर्ती जो है अपनी सेना में करवाया था। इन सैनिकों की जानकारी ग्रीक इतिहासकारों ने जो साहित्य लिखा है उसके माध्यम से हमें प्राप्त होती है। सम्राट दारियुश के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध प्रस्थापित हुए। तो जो राजनीतिक संबंध थे, एक राजा का संबंध दूसरे राजा से जुड़ा, इससे व्यापार और कला के क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ा। तो जब जैसे कि आप सभी को पता होगा, वर्तमान समय में भी अगर एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारिक रूप से संबंध जो स्थापित होता है। तो उस समय में भी व्यापार बढ़ा, कला भी, जैसे आप देखते होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका गए थे तो कैसे भारतीयों की जो संस्कृति है उसके माध्यम से उनका स्वागत किया गया था। तो इसके माध्यम से जो हमारी कला है, संस्कृति है, उसका आदान प्रदान अन्य देशों में भी होता है। सम्राट दारियुश ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक नामक मुद्रा को प्रचलित किया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये दारिक मुद्रा है, इसको प्रचलित किया। इससे व्यापार करना सुलभ हुआ। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो सिक्के होते हैं उससे हम सामान को खरीदते हैं, हमारे पास पैसा होता है। तो जब हमारे पास पैसा होता है तो सामान का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। जब सिक्के नहीं होते थे तो लोग जो हैं अगर सामान बेचना रहता था तो एक सामान के बदले दूसरा सामान खरीदते और बेचते थे। लेकिन जब मुद्राएं आई तो उसके माध्यम से व्यापार जो है बहुत ही आसान तरीके से होने लगा। सम्राट दारियुश के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया। पर्सिपोलिस जो है वो कहाँ पर है? ईरान में। हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो इस
समय में भी जो राजधानी थी पर्सिपोलिस जो है उसका निर्माण किया गया और ईरान की राजधानी जो है पर्सिपोलिस बनाया गया था। बच्चों, अब आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये यूनानी सम्राट सिकंदर का चित्र है। यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया था। पश्चिमोत्तर प्रदेश मतलब पाकिस्तान और पंजाब का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी वगैरह का जो क्षेत्र था, वहाँ से आक्रमण किए जाते थे। वह सिंधु नदी लांघकर तक्षशिला पहुँचा। प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है तक्षशिला माना जाता था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य जो है यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ पर आया था। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये तक्षशिला का चित्र है। तक्षशिला जो है प्राचीन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, चाहे वो शिक्षा के लिए हो या व्यापार के लिए। इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किए, फिर भी सिकंदर जो है पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा। परंतु इस अभियान में उसके जो सैनिक थे उसको बहुत ही कष्ट सहना पड़ा और जो सैनिक थे उनको मातृभूमि अपनी जो जन्मभूमि है वहाँ पर लौटने की बहुत ही इच्छा हो रही थी, जिसके लिए सैनिकों ने सिकंदर का विरोध किया। सिकंदर के लिए पीछे हटना आवश्यक हो गया। भारत के जो जीते हुए प्रदेश थे उस पर सिकंदर ने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया। जो अधिकारी नियुक्त किए गए उन्हें सत्रप कहा गया। इसके बाद वह लौट गया। सिकंदर जो है वो यूनान की तरफ वापस लौट गया, परंतु बीच रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान है जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। ईसा पूर्व 323 में उसकी मृत्यु हो गई। यह स्थान जो है वर्तमान इराक में है। आज जो स्थान है वो इराक में हमें मिलता है, बेबीलोन। सिकंदर के आक्रमण से भारत और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार बढ़ा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब एक राजा दूसरे देश में जाता है या एक प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाएंगे तो व्यापार बढ़ता है, कला संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता है। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। यूनानी मूर्ति कला का तक भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा। इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के जो संस्कृत साहित्य हैं उसमें मिलता है। गांधार शैलियों की जो मूर्तियां हैं उनका समय पहली शती से चौथी शती ईस्वी के मध्य का है तथा इस शैली की श्रेष्ठतम रचनाएं 50 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य की मानी जा सकती है। गांधार कला की विषय वस्तु जो है वो भारतीय थी, लेकिन कला शैली जो थी वो यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र जलालाबाद, हड्डा, बामियान, स्वात घाटी और पेशावर थे। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध की है और ये गांधार शैली में बनाई
गई है। यूनानी राजाओं के जो सिक्के थे वो वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। सिक्के पर एक और सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे, और दूसरी ओर यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था। सिक्के पर उस राजा का नाम भी लिखा हुआ होता था। सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। कालांतर में भारत के राजाओं ने भी ऐसे ही सिक्के ढालना प्रारंभ किया। जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें सिकंदर का चित्र है, तो देवता का चित्र है, साथ ही साथ लिखा भी गया है राजा का नाम। तो ऐसे जो मुद्राएं हैं आज के समय में भी हम भारत में देख सकते हैं। जो सिक्के होते हैं आपको दिखाई देता होगा, उसमें स्तंभ लेख है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।